वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जैसे आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। और अगर किसी बॉडी पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे। सो देखते हैं, पहले हेडिंग लिख देते हैं। क्या है हेडिंग आपका? क्या है? ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, बारी बारी से जानेंगे। तो 3 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। कौन कौन सा? एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है सरफेस, मेनली जो होता है वो 3 ही होता है। और वॉल्यूम बताया थे, ये 1D 2D 3D, मतलब ये लेंथ के लॉन्ग, ये एरिया के लॉन्ग और ये वॉल्यूम के लॉन्ग। क्लियर है? सो बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले ई वेक्टर ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जानेंगे। तो देखिए, आप लोगों को बतलाया गया था लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा बराबर क्या होता है। अगर बात करें स्मॉल अमाउंट में dq बाई dl, मतलब चार्ज बाई लेंथ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं dq के फॉर्म में। बात करेंगे तो लैम्डा इंटू dl। तो ये हो गया चार्ज बराबर इतना हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ई वेक्टर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जानते हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो जाएगा क्या, ई वेक्टर बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होता है ना। अब क्यू के जगह पर यहाँ पर क्या है, लेमडा इंटू डीएल, मतलब ये डी क्यू और के क्यू में ज्यादा अंतर नहीं। ये आपका बस सीधा स्मॉल अमाउंट रहेगा तो वहां पर रख सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, के का मान रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान लेमडा इंटू डीएल बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए बात करेंगे तो 9 × 10⁹ लेमडा इंटू डीएल बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? आते हैं दूसरा वाला बात करेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, आगे आते हैं। दूसरा देखेंगे, अगला क्या है, लीनियर के बारे में क्या बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, ई वेक्टर ड्यू टू, ये दूसरा वाला के लिए बात है, ई वेक्टर ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं। तो देखिए, सिग्मा बराबर फॉर्मूला आया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज बाई एरिया होता है। तो dq बाई dA लिख देंगे, dq बाई dA। और dq के रूप में बात करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू dA। हुआ? आगे अब देखिए, इसको हम मान लेंगे 1, और फिर से उसी प्रकार से क्या होता है, ई वेक्टर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं 9 × 10⁹ ठीक है, और के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो क्यू के यहाँ पर कितना रखना है, सिग्मा इंटू dA बाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्लियर। आई बात समझ में? आगे अब देखते हैं। इसी प्रकार हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए बात कर सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए बात करेंगे तो बताइए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आपको पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर क्या होता है, ये हो गया। रब करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
क्या नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्टली लिखेंगे, इसमें कोई अलग से स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब अगला हम क्या बात करेंगे, वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पर बस क्या कर लिए, वॉल्यूम कर लिए। एक पैटर्न समझ में आ गया, सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किसे नोट करते हैं, रो से, ठीक है। तो रो बराबर क्या होता है, dq बाई dv, और dq के रूप में अगर बात कर लिए तो क्या हो जाएगा, रो इंटू dv होगा। आगे अब देखते हैं, आगे बात करेंगे फिर से वही E वेक्टर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ई बराबर क्या करेंगे, के का मान 1/4πε0, क्यू का मान यही वाला रखेंगे, ये डी क्यू या क्यू बात यही है, तो ये हो जाएगा रो डी वी और आर स्क्वायर। ये हो गया इसके लिए, ये न्यूमेरिकल बनाने में हेल्पफुल होगा। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड भी है, और आगे हम लोग देखेंगे इससे ये रिलेटेड होगा डेरिवेशन से भी, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ऐसा आएगा आपको डेरिवेशन, उसमें बीच का पोर्शन यहाँ से उठाया जाएगा, इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। होप सो you understood well. So write it down and just wait for new lecture. Yes, once again we are here with a new topic, which is electric flux. What is electric flux? Now we will study electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे, फाई द्वारा, और इलेक्ट्रिसिटी में है इसलिए इसको फाई ई द्वारा भी, अगर फ्लक्स आ गया तो वहां पर एफ ई, और मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है तो फाई वी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो ये हम एक सरफेस ले लिए, द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, ये जो रे है ये इससे आपका नॉर्मल अगर इससे पास करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे ये हमारा हाथ है, अब इससे हम मार्कर यहां से निकाल दिए, ठीक है। तो हमारा हाथ जो है वो एक सरफेस हो गया, और ये मार्कर जो है फील्ड लाइंस हो गया। तो जितना भी नंबर फील्ड लाइंस का वो क्या करेगा, नॉर्मली क्रॉस करेगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, जितना मार्कर का संख्या होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज इट क्लियर? सो ये आपका हो गया। अब इन अदर वर्ड में हम लोग बात करेंगे, पहले यहाँ डिफिनेशन हो गया और उसके बाद इन अदर वर्ड में हम लोग बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, दूसरे वर्ड में बात करेंगे तो मैथमेटिकल वे में बात करेंगे। वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be defined as the product of electric field and area vector. So इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर वर्ड में बात किया जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर। ई वेक्टर का मतलब समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अच्छा से बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई द्वारा डिनोट करते हैं, और ई वेक्टर कहने का मतलब समझ गए, मतलब ये हो गया वेक्टर। और एरिया वेक्टर बात हुआ है तो इसको हम ध्यान से देखिए, शुरुआत में हम सरफेस एरिया को जनरली हम ए, देखिए जो भी एरिया होगा, एरिया को हम क्या क्या डिनोट कर सकते हैं, पहले हम एस या फिर ए से डिनोट कर सकते हैं,
और करके अगर लिखेंगे स्मॉल अमाउंट में तो इसका हो जाएगा छोटा अमाउंट ds और इसका हो जाएगा da। ये अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसको जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। आई बराबर आप लोग को बताया गया होगा 11th में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये डॉट हटेगा तो क्या होगा, ई एस कॉस थीटा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अगर स्मॉल अमाउंट में यही बात हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अगर ए के रूप में लिखेंगे तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ई ए कॉस थीटा ई डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और यहाँ क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने बताया मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे ये हो गया, यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हम सपोज कर लिए कि ये आपका एरिया वेक्टर है। ठीक है, और ये क्या है, इसके बीच का एंगल है। तो वही चीज यहाँ पर बात कर लिया गया। इज इट क्लियर? सो write it down so that I can write next important point for you. देख लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जैसे आपका जनरली हम लोग बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे नोट करते हैं, फाई द्वारा। उसके बाद बात करेंगे यह एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, आप लोग को 11th में ही बताया गया होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका ऑलवेज स्केल होता है। जैसे वर्क क्या होता है, W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर भी आपका क्या है, फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन बदले में क्या मिलता है, धोखा, मतलब वर्क। है समझ में? वही चीज वर्क आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ भी दोनों वेक्टर है, लेकिन क्या मिलेगा, धोखा, मतलब क्या है, स्केलर। ठीक है, तो याद रखेंगे स्केलर। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट। यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट फॉर्मूला आपको पता चला, फाई बराबर क्या होता है, ई का यूनिट इंटू एस का यूनिट। ई का यूनिट क्या हो जाएगा आपका पता है, न्यूटन पर कूलम, और एस का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम सीजीएस में चाहें तो बदल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? आगे देखिए, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, आगे डायमेंशन ऑफ फाई। ये फाई का यूनिट और डायमेंशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको भूलेंगे नहीं। ई का डायमेंशन इंटू एस का डायमेंशन। एस क्या है आपको पता है, सरफेस एरिया है। क्या है, सरफेस एरिया है। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको इसका ई का डायमेंशन। ई का डायमेंशन क्या होता है, ML T-3 A-1। ठीक है, A-1, और एस सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया का क्या होता है, कोई भी एरिया होगा वो 2D होगा, 2D डायग्राम होता है तो L स्क्वायर हो जाएगा। ओवरऑल फाइनल हम बात कर लेंगे तो क्या मिलेगा बदले में, ML3 T-3 A-1। तो ये हो गया आपका क्या, फाई का डायमेंशन। फाई का डायमेंशन। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, उसके बाद आगे आते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें स्पेशल केसेस कुछ होते हैं। जैसे न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो स्पेशल केस फटाफट पढ़ लेते हैं। स्पेशल केस के बारे में हमारे स्टूडेंट काफी अच्छे से जानते हैं कि हम स्पेशल केस में क्या करने जाते हैं और क्या करते हैं।
देखिए स्पेशल केस मतलब कहने का मतलब जो आपका फॉर्मूला है उसी पर एंगल निकालना है। तो पहला चीज नंबर 1 केस में व्हेन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर मतलब डीएस वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर हटता है तो क्या होता है ई डीएस कॉस थीटा। अब सेम जब डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब क्या समझते हैं, ये ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल हो गया तो फाई बराबर ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है पता होना चाहिए, ई एस हो गया ये, उसके बाद इंटू 1 मतलब फाई बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू एस। ये आपका मैक्सिमम होगा। क्या होगा मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे तब क्या होता है मैक्सिमम फ्लक्स होता है। क्या होता है मैक्सिमम फ्लक्स होता है कब, जब थीटा का क्या होता है 0 डिग्री होता है तब। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहला केस खत्म हो गया, दूसरा केस पर आते हैं। ठीक है, केस 2 में हम क्या जानेंगे कि व्हेन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसका मतलब ई वेक्टर ऐसे है, ठीक है, ई वेक्टर आपका ऐसे है और डीएस वेक्टर आपका इधर है, इसके बीच क्या हो 90 डिग्री हो। क्या हो 90 डिग्री हो। तो फॉर्मूला पता है फाई बराबर क्या होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, हटेगा तो ई एस और कॉस डायरेक्ट 90 भिड़ा देते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई एस इंटू 0, ई एस इंटू 0। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 0, फाई बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी फ्लक्स 0 कब होता है, जब ये एक दूसरे के क्या होगा नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा ये नॉर्मल होगा, कौन एरिया वेक्टर, तब क्या होगा फ्लक्स 0 फ्लक्स होगा। ठीक है, देख लिए, रब करें। लास्ट केस एक और है, उसको जानते हुए चलते हैं। केस नंबर 3, व्हेन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर आर ऑपोजिट टू इच अदर या एंटी पैरेलल हो। अपोजिट टू इच अदर तब इस स्थिति में क्या होगा, फाई बराबर, देखिए अपोजिट इन द सेंस क्या हो गया कि ये आपका एक इधर है ई वेक्टर, ये आपका क्या है डीएस वेक्टर, इसके बीच का एंगल जो होगा वो आपका 180 रहता है। तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या हो जाएगा ई एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए -1 होता है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई एस इंटू -1। फाई बराबर फाइनली आपका कब आएगा नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है ये, तो जब ये एंटी पैरेलल हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो एक दूसरे के, तब उस समय आपका फ्लक्स जो होगा वो आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। क्या होगा नेगेटिव, जो आप देखें यहाँ पर। अब पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं। पॉजिटिव फ्लक्स पॉजिटिव कब मिलेगा, तो पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि थीटा का मान 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से क्या होना चाहिए बड़ा और बराबर होना चाहिए। ठीक है,
90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा और बराबर होगा तो पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा। जीरो फ्लक्स कब मिलेगा? जीरो फ्लक्स कब होगा? तो थीटा जब आपका कब होगा 90 डिग्री होगा तब क्या होगा आपका जीरो फ्लक्स मिलेगा। आगे देखते हैं कि नेगेटिव फ्लक्स कब मिलता है। नेगेटिव फ्लक्स कितना से कितना के बीच में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे ये ट्रिग्नोमेट्री में भी कि ये ऑल पॉजिटिव, इसमें आपका साइन कोसेक का ये क्षेत्र है। तो जैसे ही ये 90 पर आएगा तो ये तो पता है जीरो है, और बिलो 90 है वो आपका, ये बिलो 90 है तो इसमें आपको पता है कि ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जैसे ही 90 से ज्यादा और 180 के बीच में आया तो उस समय कॉस, इसमें नहीं, कॉस का ये घर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या नेगेटिव। कब? आपका थीटा जो है किससे छोटा होना चाहिए? 180 डिग्री के बड़ा, 180 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए, और 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री के 180 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा और बराबर रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव फ्लक्स मिलता है। इज इट क्लियर? सो इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग आज। सो देख लेते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, आगे आते हैं। इसका आज न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को होमवर्क दे दिया जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को हमारा हर लेक्चर पर का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।